साथियों नमस्कार। साथियों, जिस प्रकार से भारत की राजनीति अभी वर्तमान समय में एकदम से 360 डिग्री टर्न ली है, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। क्योंकि जब 2024 में ये जो अभी वर्तमान में एनडीए की गवर्नमेंट है केंद्र में, जब 2024 का रिजल्ट आया था तो उसके बाद बहुत सारे लोग या कहे तो बहुत सारे जो जाने माने पत्रकार हैं, उन्होंने कहा था कि सरकार ये ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाएगी। उसी प्रकार से विपक्ष ने भी ये अनुमान लगा लिया था कि सरकार ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगी, क्योंकि सरकार 303 सीट लेकर या क्या उससे पहले 283 सीट लेकर के पूर्ण बहुमत की सरकार थी, वो सरकार 240 पे आ गई थी। और बहुत सारे लोगों का मानना था कि सरकार धीरे धीरे करके जो वो है वो कमज़ोर होती जाएगी और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की जो पार्टी है वो दोनों कुछ दिन के बाद अपना समर्थन वापस ले लेंगे और सरकार गिर जाएगी। लेकिन हुआ इसके एकदम विपरीत, क्योंकि लगभग 2 साल के बाद 2024 से लेकर 2026 तक सरकार कहीं भी डगमगाती हुई नहीं दिखी। क्योंकि 2024 के चुनाव के बाद जितने भी चुनाव आए, 1-2 चुनाव छोड़ दिया जाए तो सभी जगह पे बीजेपी ने आसानी से जीत हासिल की, और ऐसे ऐसे जगह पे हासिल की जीत जहाँ पे उनकी संभावना बहुत ही कम बन रही थी। तो इससे जो बीजेपी का जो मोटिवेशन लेवल है या कहे तो सरकार का जो अस्थायित्व है वो बरकरार रहा। लेकिन सबसे बड़ा जो टर्न आया वो राज्य का जो कुछ दिन पहले चुनाव हुआ था, या कहे तो 2-3 महीना पहले, जब पश्चिम बंगाल, असम और तमिलनाडु, ये इस 3 राज्यों का जो चुनाव परिणाम आया, उन्होंने देश की राजनीति को एकदम विपरीत दिशा में बदल दिया। सरकार अब पहले से ज़्यादा मजबूत दिख रही है, क्योंकि केंद्र में जो अभी वर्तमान में एनडीए की सरकार है या कहे तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, उन्होंने जिस प्रकार से राज्य विधानसभा चुनाव का जो फ़ायदा उठाया है वो काबिल तारीफ़ है। जब अप्रैल में जब स्पेशल सेशन आया था तो उसमें सरकार डिलिमिटेशन और महिला आरक्षण को पास करवाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन हुआ क्या कि जो 2/3 बहुमत है उनसे सरकार बहुत ही पीछे रह गई। लगभग 60 के लगभग सीट जो है बीजेपी को कम आई। तो इससे जो सरकार का जो मनोबल था वो थोड़ा डाउन हुआ। लेकिन उसके कुछ दिन के बाद जब विधानसभा के रिजल्ट आए तो उसके बाद से जो घटनाक्रम घटे हैं वो भारतीय राजनीति में बहुत कम देखने को मिले हैं। जिस प्रकार से जो 20 लोकसभा के एमपी है टीएमसी के, उन्होंने पाला बदल करके एनसीपीआई नाम की एक नई पार्टी में शामिल होकर के और उन्होंने एनडीए को समर्थन दे दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि एकनाथ शिंदे की पार्टी में शिवसेना के जो उद्धव ठाकरे के जो 6 सांसद हैं वो शामिल हो गए। अब जो एक नई खबर सामने निकल करके आ रही है कि एनसीपी शरद पवार की जो पार्टी है वो भी अब बीजेपी के साथ जो है वो एनडीए के गवर्नमेंट में आने जा रही है। तो सरकार और मजबूत होती दिख रही है। इसके बाद जो एक मतलब आश्चर्यजनक खबर जो निकल कर के सामने आ रही है कि डीएमके जो तमिलनाडु की पार्टी है, जिसके जो कर्ता धर्ता है वो है एमके स्टालिन, उनकी भी पार्टी वो सिर्फ डिलिमिटेशन और महिला आरक्षण पर सरकार का सपोर्ट ही करने नहीं जा रही है, बल्कि वो सरकार में शामिल होने जा रही है। और ऐसे भी आंतरिक खबर सामने निकल करके आ रही है कि उनके साथ भी बातचीत जो है वो अंतिम फेज में है। तो सरकार जिस प्रकार से अब 2/3 बहुमत के एकदम करीब पहुंच गई है, ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है कि कोई सरकार या कहे तो कोई गवर्नमेंट जो कि अल्पमत में हो। अल्पमत कहने का अर्थ है कि जो किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत न हो, लेकिन वो 2/3 सीट लेकर के आ जाए, और वो भी क्या एक अस्थायित्व के तौर पर। अब किसी को ऐसा नहीं लगेगा कि चंद्रबाबू नायडू चले जाएंगे तो क्या होगा, नीतीश कुमार छोड़ करके चले जाएंगे तो क्या होगा। अब सरकार ने जो अस्थायित्व मुझे लगता है कि जो हासिल की है वो 2029 के लोकसभा चुनाव तक बरकरार रहने वाली है। और जो आंतरिक सोर्स जो बता रहे हैं कि डीएमके के साथ जो बातचीत है वो अंतिम फेज में है, और डीएमके की जो मांग है कि उन्हें 2 कैबिनेट मंत्री का पोस्ट दिया जाए। लेकिन सरकार के जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि एक कैबिनेट मंत्री और एक एमओएस राज्य मंत्री का जो दर्जा होता है किसी भी मंत्री के लिए, वो मिलने जा रहा है। तो हो सकता है ऐसा कि अब जो कुछ दिन के बाद में
कैबिनेट का जो विस्तार होने जा रहा है उसमें 22 सांसद डीएमके के और एनसीपी के जो शरद पवार गुट के हैं उनको शायद एक कैबिनेट मंत्री भी उनको भी दिया जा सकता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि डीएमके के शामिल होने की क्या ज़रूरत है, एनसीपी के शामिल होने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि ये दोनों तो इंडिया गठबंधन के महत्वपूर्ण हिस्सा थे। इन लोगों ने ही मिलकर के इंडिया गठबंधन का निर्माण किया था, तो ऐसा क्या हो गया। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात है कि जो सत्ता जो होती है ना, वो सत्ता जो है वो फेविकॉल होती है, यानी कि जितने भी उनके सांसद हैं, विधायक हैं, उनको चिपका करके रखने का कार्य करती है। अगर डीएमके अगर जैसे तमिलनाडु के राज्य की जो सत्ता है उससे अगर वो बाहर है, तो ऐसा देखने को मिलता है कि पार्टी टूटने की जो संभावना है वो बनी रहती है, पार्टी टूटने के कगार पर रहती है और सांसद इधर उधर या विधायक इधर उधर भी जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई पार्टी सत्ता में आ जाए, यानी कि भले ही बाहर से समर्थन हो या सरकार किसी की हो, अगर सत्ता में आ जाती है, उनके साथ शामिल हो जाती है, तो पार्टी टूटने का जो खतरा है काफ़ी हद तक कम हो जाता है। और होता ये है कि जो भी सांसद जिनको थोड़ा सा मन मुटाव रहता है कि मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, सरकार काम करने के लिए फंड नहीं दे रही है, तो इन सब चीज़ों को दूर कर दिया जाता है। जिस प्रकार से टीवी के यानी कि विजय थालापति जो है, उनकी पार्टी जिस प्रकार से तमिलनाडु में जीत करके आई है, तो वो चाहेंगी कि किसी भी तरह से डीएमके को ख़त्म किया जाए, क्योंकि एआईडीएमके जयललिता जी के जाने के बाद से लगभग उस लेवल पर नहीं पहुंच पाई है कि वो तमिलनाडु की सत्ता में मतलब कि आगे आने वाले कुछ दिनों में वो सत्ता में आ सकती है। लेकिन डीएमके जो है वो सत्ता में आ सकती है। इसीलिए जो थालापति हैं वो चाहेंगे कि किसी भी तरह से डीएमके को तोड़ा जाए और उनके पार्टी को कमज़ोर किया जाए। लेकिन डीएमके ने भी अब एक बड़ा दांव चल दिया है और वो एनडीए के साथ, और मुझे लगता है कि लगभग फाइनल है कि वो डीएमके जो है सरकार में शामिल, बाहर से समर्थन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सरकार में शामिल होने जा रही है और उनको मंत्री पोस्ट भी दिया जाएगा। ऐसा देखा भी गया है, क्योंकि कुछ जो हिंट है वो पहले से आने लगते हैं। सबसे जो लेटेस्ट जो सरकार के तरफ से जो बताया गया कि अभी जो मानसून सेशन ख़त्म हुआ है उसमें जो जितने भी विपक्षी दल के नेता थे, जब चाय पार्टी ओम बिरला जी की तरफ से जब बुलाई गई थी, जो स्पीकर हैं लोकसभा के, तो उनके तरफ से जब बुलाई गई थी तो उसमें जो है किसी भी प्रकार से विपक्षी दल के किसी भी नेता ने इसमें शामिल नहीं हुआ था। लेकिन डीएमके की तरफ से कनिमोझी जो है उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था और वहाँ पे चर्चा भी की थी। तो अब ये तो देखने वाली बात होगी कि क्या सरकार में डीएमके शामिल होती है या नहीं होती है, कि या ऐसा भी हो सकता है कि सरकार को बाहर से समर्थन दे। लेकिन मुझे लगता है कि डीएमके ने भी अब मन बना लिया है कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने उन्हें एक तरह से कहा जाए तो धोखा दिया है, क्योंकि जब आप किसी के साथ अलाइन होते हैं या किसी के साथ गठबंधन करते हैं तो थोड़ा सा गठबंधन का जो धर्म होता है उसे भी निभाना जरूरी होता है। जिस प्रकार से टीवी के जीतने के तुरंत बाद, यानी कि 1 से 2 दिन के बाद, बिना डीएमके के सलाह मशवरा से उन्होंने गठबंधन को तोड़ा है, तो इससे जो डीएमके है वो काफ़ी नाराज़ है। तो उसी का, मुझे तो लगता है कि उसी का जो बदला है, या कहे तो जो उनके अंदर जो दुख रहा होगा उसी को व्यक्त करने के लिए ऐसा किया जा रहा होगा। अब जो 2029 का जो लोकसभा चुनाव है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि सरकार जो अभी बहुत सारे मुद्दों पे घिरी है, नीट का मुद्दा हो या बेरोजगारी का मुद्दा हो, युवा का मुद्दा हो, ये बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि अभी पिछले कुछ दिनों में या कहे तो पिछले कुछ महीनों में जिस प्रकार से सामने आए हैं, तो सरकार थोड़ी सी अभी डमाडोल तो नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ी सी अपना जो पहुंच है वो मतलब कि थोड़ा सा उनका जो पहचान है वो थोड़ा सा नीचे हुआ है। तो देखिए क्या होता है, ये तो राजनीति है, राजनीति में तो कुछ भी संभव है। किसी ने सोचा नहीं था कि लालू यादव और नीतीश कुमार एक समय साथ आ सकते हैं। जो लालू यादव अभी बीजेपी के सबसे बड़े विरोधी हैं। जब लालू यादव पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो वो बीजेपी के समर्थन से बने थे, ऐसा बहुत लोगों को पता नहीं है। जो लालू प्रसाद अभी
इतने ज़्यादा विरोध करते हैं बीजेपी का, तेजस्वी यादव विरोध करते हैं। उन्होंने पहला जो अपना जब मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया था तो वो बीजेपी के समर्थन से लिया था। भले ही कुछ साल के बाद जो है राम मंदिर के मुद्दे पे और जो कार सेवा हुई, तो कार सेवक पर जो हमला हुआ था, या कहे तो रथ यात्रा जो निकला था, तो जिसके बाद आडवाणी जी को गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद जो बीजेपी है उन्होंने लालू यादव से समर्थन वापस ले लिया था। फिर भी कुछ करके लालू यादव ने अपनी सरकार बचा ली थी। तो कुछ लोगों को ये बात पता नहीं होती है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। तो देखिए क्या होता है। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या डीएमके को बीजेपी में शामिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।